दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सॉल्व्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलाइजेबल फ्रिक्शन रेशियो। हमें दी हुई सॉल्व्स को उसके फ्रिक्शन रेशियो के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जिस सॉल्व का ज़्यादा होगा उस सॉल्व का कोहेसिवनेस भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इसे हम कोहेसिवनेस के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है लूज ग्रेवल फिल। तो जो तो आपको पता है कि इसमें कोहेसिवनेस बिल्कुल बहुत कम होती है। इसके बाद है सैंड और ग्रेवल्स। सैंड और ग्रेवल्स में थोड़ी कम कोहेसिवनेस होती है। उसके बाद है क्ले सैंड मिक्सचर एंड सिल्ट्स। तो क्ले सैंड में थोड़ा सिल्ट मिलाए देते हैं, उसकी कोहेसिवनेस थोड़ी बढ़ जाती है। और चौथा है क्ले एंड पीट। तो क्ले एंड पीट्स में कोहेसिवनेस अधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। पहले लूज ग्रेवल, फिर सैंड और ग्रेवल, फिर क्ले सैंड मिक्सचर एंड सिल्ट्स, फिर क्ले एंड पीट्स। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद थ्योरी इन सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स की थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कार्ल टारजी, जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स के जनक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी, जिन्होंने 1925 में सॉइल मैकेनिक्स का कंसेप्ट दिया था 1925 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक कॉटन सॉइल swells excessively when wet, undergoes volumetric change, shrinks excessively when dry, all the above। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो को बता चुका हूँ ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में कि ये एक्सेसिवली स्वेल होती है जब ये गीली होती है और ड्राई होने पर बहुत तेज़ी से श्रिंक होती है, और जिसके कारण इसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी आता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रेनुलर ग्रेडेड मटेरियल विच कैन बी स्क्वाड ऑफ विद द सेम इज विद विच इट इज डिपोजिटेड इज नोन एज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनकोरेंट एलुवियम। देखते हैं कैसे। दोस्तों ये वही मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहकर लाई गई होती है। ठीक है दोस्तों, एलुवियल सॉइल जो नदी के द्वारा बहकर ला गई होती है और तल छटी में नीचे बैठ जाती है, इसको हम बालुई मिट्टी भी बोलते हैं, बालुई मिट्टी, और जो आम भाषा में बोलते हैं चंबल सेंट। दोस्तों जब फ्लड आता है तो ये बह के चली जाती है, बहुत जल्दी बह भी जाती है और बहुत जल्दी नीचे भी बैठ जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनकोरेंट एलुवियम सॉइल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज सॉइल इज डिफाइंड एज। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। अ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, ये तो बिल्कुल हो भी नहीं सकता। अ लूज मेटल एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो दोस्तों एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये गलत है। तो अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स लूज और मॉडरेटली कोहेसिव और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। दोस्तों 4 तरह का सॉइल स्ट्रक्चर होता है। पहला है इसमें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेवल या
सैंड। सेकंड होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हमारा पाया जाता है सैंड में या फिर सिल्ट में। थर्ड स्ट्रक्चर होता है अपना और दोस्तों फ्लैगुलेंट स्ट्रक्चर अपना क्ले में पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर H2H और H2 फेस होता है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में, इसका स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। और चौथा बचा अपना डिस्पर्स स्ट्रक्चर। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में पैरेलल अटैच होते हैं, मतलब कि फेस टू फेस, ऐसे करके फेस टू फेस पैरेलल। ये भी किले में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग ऑफ कोहेसिव सॉइल्स। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है लूज परमेबिलिटी। ये गलत होगा, क्योंकि जैसे जैसे कोहेसिव सॉइल में हम पानी मिलाते हैं या फिर उसे गीला करते हैं तो वैसे वैसे उसकी परमेबिलिटी बढ़ती है। इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस उसका कम होगा, जिससे उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी। इलास्टिसिटी, दोस्तों इलास्टिसिटी में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। जब हम मिट्टी को गीला करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी घटती है, लेकिन शेयर स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोहेशन ऑफ सॉइल्स। तो ऑप्शन पहला है कोहेशन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेशन ऑफ क्ले सॉइल्स। मतलब कि सैंड की कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है क्ले की कोहेसिवनेस से। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है कोहेसिव इज ग्रेटर देन इन वेल कॉम्पैक्टेड क्लेस। ये तो ठीक है, कोहेसिव ज़्यादा हो जाएगी जब हम क्लेस को वेल कॉम्पैक्ट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। कोहेसिव और सॉइल डिक्रीज एज द मॉइस्चर इंक्रीजेस। जैसे मॉइस्चर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कोहेसिवनेस कम होती जाती है, ये भी ठीक है। कोहेसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड्स अप्लाइड, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल लोड्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कोहेसिवनेस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई। तो इसमें ऑप्शन चौथा है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो दोस्तों ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से हमारी क्यूम्यूलोज सॉइल का निर्माण होता है, जिसे हम पीट सॉइल भी बोलते हैं, म्यूक भी बोलते हैं। ठीक है, और सॉइल सेकंड ऑप्शन है इरोजन ऑफ सरफेस। दोस्तों सरफेस के इरोजन को हम सॉइल इरोजन भी बोलते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं मृदा अपरदन, मृदा का क्षरण। और दूसरा ऑप्शन है वॉल्केनिक एक्शन। वॉल्केनिक एक्शन के कारण से मैग्मा का निर्माण होता है, जो कि आगे चल के रॉक बनाता है। चौथा ऑप्शन है वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। मतलब कि होता है सॉलिड रॉक्स के अपक्षय से ही होता है। इसका एक पूरा साइकिल होता है दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं। पहला होता है वेदरिंग, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा होता है डिपोजिशन एंड अपहीवल। इसका एक पूरा साइकिल होता है। फिर उसके बाद फिर वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दोस्तों ये इसका पूरा साइकिल रहता है और ये आपस में एक के बाद एक होता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ क्ले इज गवर्न्ड बाई। दोस्तों इसका आंसर होगा सरफेस
सरफेस एनर्जी। अब ये सरफेस एनर्जी क्या होती है? तो दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है जो कि एक वाटर ड्रॉपलेट को फैलने से बचाता है, मतलब सिकुड़ने पे जो बल लगाया जाता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसका यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ओके, सरफेस एनर्जी इसी का ही रूप है। फैलने से बचाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। ड्रॉपलेट को फैलने से बचाने के लिए जो सिकुड़ने में जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे सरफेस एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। वर्क डन बाय एरिया। ओके दोस्तों,